अस्सलामुअलैकुम। रिसेंटली मैंने अपने फेसबुक पेज पर एक क्वेश्चन पोस्ट किया था कि फैमिली कोर्ट किस कानून के तहत एक जजमेंट डेटर को, मदयून को, यानी जिसके खिलाफ कोई डिग्री पास हुई होती है, फैमिली कोर्ट ने कोई डिग्री पास की होती है, तो उसको किस कानून के तहत 1 साल के लिए जेल में भेज देती है। तो इस पर काफ़ी कमेंट्स आए, तो जिससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि मुझे ये जो एग्जीक्यूशन का जो चैप्टर है, यानी जिसमें फैमिली कोर्ट्स एग्जीक्यूट करती हैं किसी डिग्री को, इस पे मुझे थोड़ी बात करनी चाहिए। तो आज हम इस पे बात करते हैं। मेरा नाम है आगा ज़फ़र एडवोकेट। आई एम फ्रॉम लाहौर। अगर हम सेक्शन 17 पढ़ें फैमिली कोर्ट्स एक्ट का, तो उसमें ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट पर ना तो कानून शहादत का इतलाक़ होगा, यानी कि एप्लीकेबल होगा, और ना ही सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड सवाए सेक्शन 10 और 11 के फैमिली कोर्ट्स एक्ट में उसका इतलाक़ भी नहीं होगा, वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इससे एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि जब सीपीसी फैमिली कोर्ट्स एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर फैमिली कोर्ट जो डिग्री पास करती है, मेंटेनेंस की हो सकती है, डॉवरी आर्टिकल्स की, सामान जहेज की हो सकती है, तो फिर उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कैसे करवाएगी? क्योंकि सेक्शन 17 तो कहता है कि जी सीपीसी इस पे लागू नहीं है। अगर हम फैमिली कोर्ट्स एक्ट का सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 पढ़ें, तो उसमें ये बात वाज़ेह होती है कि ऐसे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जो कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट में डिफ़ाइन नहीं किए हुए, उनके मीनिंग्स के लिए हमें सीपीसी जो है वहाँ पे एप्लीकेबल होगी। तो अब अगर हम सेक्शन 13 फैमिली कोर्ट्स एक्ट का पढ़ें, जो कि एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज से मुतल्लिक है, तो उससे ये बात वाज़ेह होती है जो भी फैमिली कोर्ट्स ने डिग्रीज जारी की होती हैं, उनकी एग्जीक्यूशन ऑर्डर 21 जो सीपीसी का है उसके तहत होगी, या उससे जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं उनके तहत। ये जो सेक्शन 13 है, ये फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करता है कि अगर फैमिली कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये ऑर्डर किया हो कि उसकी डिग्री की इन्फोर्समेंट एज एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू होगी, तो फिर हमें जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शंस 21 हैं, 22 हैं, 23 हैं, 29 हैं, 80 है, 81 है, 90 हैं, ये सारे सेक्शंस के की प्रोविजंस को जो सामने रखते हुए हमें एक एप्लीकेशन जो अपना रेवेन्यू ऑफिसर होता है उसको देनी पड़ती है। लेकिन आम तौर पर फैमिली कोर्ट्स अपनी जजमेंट्स में एरियाज ऑफ लैंड के थ्रू जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफ देयर डिग्रीज की कोई ऑर्डर या कोई जजमेंट पास नहीं कर। आम तौर पर हम जो है वो जो एग्जीक्यूशन होती है ऑर्डर 21 के तहत सीपीसी के, उसके तहत जो है वो एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं। अब अगर हम ऑर्डर 21 को पढ़ें जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज से मुतालिक है, तो इसका जो रूल 11 है वो हमें बताता है कि हाउ टू ड्राफ्ट एन एग्जीक्यूशन पटिशन। उसमें काफ़ी सारे लवाजमत दिए हुए हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमें एक एग्जीक्यूशन पटिशन तैयार करनी चाहिए। आम तौर पर हमने देखा है कि छपा छपाया सा एक छोटा सा फार्म सा मिल जाता है, जिसके कॉलम भी जो है वो बड़े बारीक से होते हैं, वो पूरा लिखा भी नहीं जाता उस पे, तो उसी को लेकर के तो हम वकला हज़रात जो हैं वो फिल करके बड़ी मुश्किल से तो कोर्ट में जो है वो इजरा यानी कि एग्जीक्यूशन फाइल कर देते हैं। लेकिन वो बाज़ दफ़ा हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है, क्योंकि अगर उसको प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 11 ऑफ ऑर्डर 21 अगर उसको ना फिल किया जाए या उसको ना जो है वो उसको ड्राफ्ट किया जाए, तो उससे हमारे क्लाइंट का केस ख़राब हो सकता है, और जो हमारे ओपोनेंट काउंसिल हैं उनको ऑब्जेक्शन रेज करने का एक मौका मिल सकता है। क्योंकि जब हम एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करते हैं तो उसमें मेनली हमारे पास दो ग्राउंड्स होती हैं कि अरेस्ट ऑफ द जजमेंट डेटर, और दूसरा अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर। ये हमारे पास दो जो मेन जो ग्राउंड्स होती हैं एग्जीक्यूशन की, उनके तहत हम कोई एग्जीक्यूशन पटिशन फाइल करते हैं। इस तरह जो हम एग्जीक्यूशन पटिशन का अंडर रूल 11 और ऑर्डर 21 ड्राफ्ट तैयार करते हैं और उसको कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, तो कोर्ट उसको रूल 17 के तहत देखती है कि क्या इसमें रूल 11 और 14 तक के जो लवाजमात है, जो प्रोविजंस हैं, वो इसको अहाता करते हैं कि नहीं इस एग्जीक्यूशन पटिशन को जो हमने फाइल की होती है। और अगर
ہم نے رول 11 سے 14 تک کی جو پروویژنز ہیں ان کو اوور لک کر کے ہم نے کوئی پٹیشن فائل کی ہو ایگزیکیوشن پٹیشن، تو کورٹ ایسی ایگزیکیوشن پٹیشن کو انڈر رول 17 خارج بھی کر سکتی ہے۔ تو اس طرح جب ہم یہ ایگزیکیوشن پٹیشن فائل کرتے ہیں تو کورٹ رول 24 کے تحت پروسیس جو ہے وہ جاری کرتی ہے، جو ججمنٹ ڈیٹر ہوتا ہے اس کو سمن نوٹس جاری کرتی ہے، پھر وہ آگے چل کے جب وہ اگر وہ نہ آئے تو پھر اس کے بیلیبل وارنٹ نکالتی ہے، پھر بھی اگر وہ نہ آئے تو اس کے نان بیلیبل وارنٹ نکالتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو رول 24 سے آگے کے جو امپورٹنٹ رولز ہیں فار دی ایگزیکیوشن آف اے ڈکری، تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔